जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीए पाठशाला में। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो पे। तो उससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो लिया है जिसपे हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन किया है। आज हम लोग बात करेंगे नए एक क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस क्या देख सकते हो कि भारत को धरातलीय स्वरूपों के आधार पर विभाजित कीजिए तथा किसी एक विभाग के धरातलीय स्वरूप का क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है, उसके बारे में क्या करना है, आपको जानकारी देना है। बात करेंगे हम लोग आंसर्स पे। तो देख सकते हो सबसे पहला आपका उत्तर क्या दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्कन उत्तरी भारत के मैदान के दक्षिण में फैले हुए भूभाग का नाम है जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बात किया जाए जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो देखिए प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या होता है, गौर से सुनिएगा कि कोई ऐसा भूभागीय क्षेत्र जो तीन ओर से पानी में घिरा हो और एक ओर से किससे घिरा हो, स्तर से घिरा हो, तो उस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो क्या कहा कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्कन का जो उत्तरी भारत है, जो हमारा जो उत्तरी भारत है के मैदान के दक्षिण में फैले उस भूभाग का नाम है जो तीनों ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। ये राजस्थान से कन्याकुमारी, गौर कीजिएगा, राजस्थान से कन्याकुमारी, राजस्थान से है ना, राजस्थान से कुमारी अंतरीप और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। क्या है कि राजस्थान से देख सकते हो क्या है, कुमारी अंतरिक्ष और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक क्या है, विस्तृत है। इसका आकार प्राय त्रिभुजाकार है। कैसा है इसका आकार, कैसा त्रिभुजाकार है, जिसका चौड़ा भाग उत्तर की ओर और शीर्ष भाग दक्षिण की ओर आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि भारत को अगर देखोगे तो जो सबसे चौड़ा जो भाग आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा त्रिभुजाकार है। और त्रिभुजाकार भाग में से अगर आप दक्षिण की ओर जाओगे तो वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर की ओर चौड़ा भाग, और दक्षिण की ओर अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, शीर्ष भाग आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। पठार के उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां, पश्चिम में अगर आप देखोगे तो पश्चिम घाट, और पूर्व में आपको क्या मिलेगा, निम्न पूर्व घाट, और दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, नीलगिरी पर्वत जो है आपको स्थिति मिलेगी। तो अगर भारत के अगल बगल के अगर स्थित भूभागीय क्षेत्रों का मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको पठार जो है, यानी कि जो आप देखोगे कि दक्कन का जो पठार है आपका, तो पठार का जो उत्तर वाला भाग है उस उत्तर वाले भाग पे आपको क्या मिलेगा, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगा। और वहीं अगर आप पश्चिम में जाओगे तो पश्चिम में आपको क्या मिलेगा, पश्चिमी घाट, और पूर्व में आप देखोगे तो निम्न पूर्व घाट, और दक्षिण में जाओगे तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है आपको स्थित मिलेगी, है ना। इस प्रायद्वीप की औसतन ऊंचाई कितनी है, तो 450 से लेकर 750 मीटर तक आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि पूरा का पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत है या जो दक्कन का जो पठार है वो 450 से लेकर 750 मीटर तक आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे देख सकते हो यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा पठार, तो दक्कन का पठार आपको याद रखना है, जिसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये जो पूरा का पूरा पठार है जिसका आप देखोगे एरिया तो कितना है, 10 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। देख सकते हो आगे क्या है कि प्रायद्वीप के अंतर्गत दक्षिण पूर्व राजस्थान, है ना, ये जो पूरा का पूरा जो प्रायद्वीप है उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो देखोगे तो इसके दक्षिण पूर्व में आपको क्या मिलेगा, राजस्थान, है ना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम, और जो पश्चिम का भाग है उसमें आपको झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और अधिकांशता क्या मिलेगा, तमिल राज्य को आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि पूरा का पूरा जो दक्कन का जो पठार है आपका, इस पठार का अगर हम लोग बात करेंगे किधर, तो दक्षिण पूर्व का जो साइड उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश देखने के लिए मिलेगा। और अगर पश्चिम वाला भाग का बात करेंगे तो उसमें आपको झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और कुछ भाग तक आपको क्या मिलेगा, तमिलनाडु राज्य जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे आगे, तो ये तो हम लोगों ने दक्कन पठार के बारे में और प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात किया। अगला देख सकते हो कि प्रायद्वीप, बात करेंगे प्रायद्वीप के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत प्राचीनतम कठोर चट्टानों का बना है भूभाग है, जिसका क्षरण, अपक्षय एवं अपर्दन की क्रियाओं द्वारा निरंतर होता रहता है। और ये जो प्रायद्वीपीय जो भारत है हमारा, ये प्रायद्वीपीय भारत जो होता है कठोर चट्टानों से बना हुआ है। और अगर आप देखोगे तो इसकी जो चट्टान जो बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय का मतलब
आप जानते हो कि अपक्षय का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आपको बालू मिलेगा या बहुत सारे चूना पत्थर कंकड़ मिलेगा, वो उड़ के कहीं और जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया कहलाती है, तो इससे बनते हैं। और जिनके कारण संपूर्ण पठारी भाग उनके और संपूर्ण पठारी भाग अनेक अनेक छोटे मोटे पठारों में विभाजित हो गया है, और यही जो अपक्षय और अपर्दन की जो क्रिया है, इसके कारण जो पूरा का पूरा जो पठारी भाग है वो कई भागों में क्या गया, टूट गया है। जैसे अगर देखोगे तो जैसे उत्तर में झारखंड के छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम में मालवा का पठार व लावा का, और देख सकते हो लावा का पठार, और दक्षिण में दक्षिण का मुख्य पठार आदि आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो अपर्दन और जो अपक्षय की क्रिया है, जिससे कहीं ना कहीं पठारों का निर्माण होता है, तो अगर आप देखोगे तो इन्हीं के कारण क्या होता है, जो संपूर्ण पठार होता है वो कई छोटे मोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। अगर टुकड़ों का बात किया जाए तो उत्तर में हम लोगों ने देखा जो झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है, पश्चिम में हम लोगों ने मालवा का पठार व लावा का पठार हम लोगों ने देखा, और दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, दक्षिण का मुख्य पठार आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। इस प्रायद्वीप का ढाल देख सकते हो क्या है कि इस प्रायद्वीप का ढाल लहरदार एवं पश्चिम से दक्षिण की ओर जाता है। और अगर आप इन पठारों को देखोगे तो इनकी जो ढाल होगा वो आपको क्या मिलेगा, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आपको देखने के लिए मिलेगा। पश्चिम से किधर देखने के लिए मिलेगा, अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर, ये वाला क्या हो गया, पश्चिम, ये वाला क्या हो गया, पूरब, और ये वाला क्या हो गया, दक्षिण। तो क्या बोला है, ये जो पूरा का पूरा जो ढाल होगा वो आपको किधर से किधर देखने के लिए मिलेगा, आपको ये जो ढाल देखने के लिए मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा कि पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर देखने के लिए मिलेगा। देखिए पश्चिम हो गया, पश्चिम और दक्षिण पूर्व भी आपका हो जाता है, तो आपको ये जो ढाल होगा वो इधर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि पश्चिम तरफ हाइट रहेगा, और ये दक्षिण और पूर्व की तरफ आपको ये इस साइड जो आपको क्या मिलेगा, जो आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखा पाऊंगा, अगर आप देखोगे तो इधर वाला जो साइड होगा इधर आपको क्या मिलेगा, थोड़ा ज्यादा ढाल आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बात करते हैं, आगे देख सकते हो क्या, आगे देख सकते हो क्या है कि प्रायद्वीप के भूभौतिक के भूभाग का बात करेंगे। जो प्रायद्वीप है उसका जो भौतिक आधार क्या है उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो नर्मदा नदी की घाटी संपूर्ण प्रायद्वीप को दो असमान भागों में बांटती है, और ये जो पूरा का पूरा जो आप देखोगे तो क्या है, नर्मदा नदी जो है हमारा, और नर्मदा नदी क्या करती है, पूरा का पूरा जो प्रायद्वीप को है उसको बराबर भागों में नहीं बांटती, दो भागों में तो बांटती है लेकिन असमान भागों में बांटती है। अब ये भाग क्या है, तो उत्तर के भाग को मालवा का पठार और दक्षिण के भाग को दक्कन का या दक्षिण का मुख्य पठार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपका आएगा कि बताइए कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको कौन दो भागों में बांटता है, तो क्या बोलेंगे, नर्मदा नदी दो असमान भागों में बांटता है। उसमें से एक भाग क्या हो गया, मालवा का पठार, पठार जो क्या आपका उत्तर में, और दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, दक्कन का पठार या दक्षिण का क्या बोलेंगे, मुख्य पठार। ये सबसे बड़ी पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पठार के वर्गीकरण के बारे में, क्या करके पढ़ते, तो पहला क्या है, मालवा का पठार। तो बात करेंगे मालवा के पठार के बारे में, तो देख सकते हो मालवा के पठार के बारे में क्या कहा गया है, पहले हम लोग उस पर बात करेंगे। तो देख सकते हो यह पठार स्थान स्थान पर नदियों के प्रभाव के कारण टूट गया है, और इसमें जो नर्मदा नदी का बहाव हुआ है तो अपक्षय और अपछदन क्रिया के कारण क्या हो गया है, ये भारी मात्रा में टूट गया है। ये इस भाग में पूरब की ओर देख सकते हो क्या है, पूरब की ओर बेघाल खंड और पश्चिम की ओर बुंदेलखंड में नदियों द्वारा निर्मित बड़े बड़े बिहड़ खड़क पाए जाते हैं। यानी कि देखोगे ये जो आपको मालवा का पठार है इसमें भी दो बड़े बड़े आपको पठार, इसके अंदर बड़े बड़े क्या मिलेंगे आपको, पठार खंड देखने के लिए मिलेगा। एक क्या हो गया, बघेलखंड, और दूसरा क्या हो गया आपका, बुंदेलखंड आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे आगे। आगे देख सकते हो क्या है कि जिनके कारण अधिकांश भूमि खेती के अयोग्य हो गई और अधिक मात्रा में पठारी क्षेत्र पाया गया है, और ये जो पूरा का पूरा भाग है मालवा का जो पठारी भाग क्षेत्र है वहाँ पे कृषि अच्छी मात्रा से नहीं हो पाता है। शेष भाग में भूमि काफी समतल और उपजाऊ है। इस पठार का ढाल गंगा की घाटी की ओर है, यानी कि गंगा नदी जिधर बहती जा गई है, यानी कि आप देखोगे तो उत्तर से बहकर किधर गई है, उत्तर से बहकर पूरब, और पूरब से फिर बहकर आपको क्या मिलेगा, पूरब दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी के समझ गई है। तो जिस हिसाब से गंगा की नदी का बहाव है उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, इसका ढाल जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे देख सकते हो मालवा पठार के इस लहरदार प्रदेश में
कहीं कहीं साधारणतः ऊंचाई की पहाड़ियाँ भी मिलती है। जैसा अगर देखो सबसे ऊंची जो पहाड़ियाँ मिलेगी ग्लेशियर की पहाड़ियाँ मिलेगी, किंतु इनमें सबसे विंध्याचल जो श्रेणी है वो आपको सबसे मुख्य मिलेगा, और इसी श्रेणी में आपको क्या मिलेगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पठार में आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखने के लिए मिलेगा, तो बोलेंगे उत्तरी या जो मालवा का पठार है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आप झारखंड के हो तो आपको छोटा नागपुर के बारे में जानना जरूरी है। तो देख सकते हो छोटा नागपुर का पठार के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत झारखंड में रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, लोहरदगा तथा बिहार में गया आदि दक्षिणवर्ती जिले आते हैं। इस पठार में कई ढाल वाली श्रेणियां हैं जिनके बीच में होकर गहरी नदियां, अब देखोगे ये जो कौन कौन सी नदियां हैं, तो महानदी, दामोदर, सोन और स्वर्णरेखा नदी बहती है ना। पठार की औसत ऊंचाई, यानी कि हम लोग बात करेंगे छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वो कितना है माय डियर फ्रेंड, देख सकते हो आपको यहाँ पे दिया होगा, तो 760 मीटर आपको क्या मिलेगा, औसतन ऊंचाई आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं आगे, तो देख सकते हो आगे क्या है, किंतु परासरनाथ चोटी केवल एक प्रार्थना चोटी है जो आपको 1365 मीटर आपको ऊंचा देखने के लिए मिलेगा, और बाकी आपको जो है इससे छोटे मिलेंगे। तो औसतन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो औसत का बात क्या है, इस पठार पर अधिकतर चावल पैदा किया जाता है। यह पठार खनिज पदार्थों में भी बड़ा धनी है। यह भारत के प्रमुख खनिजों के संरक्षित भंडार के रूप में क्या किया जाता है, पाया जाता है। तो ये जो आप छोटा नागपुर का पठार है इसमें रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, लोहरदगा, बिहार में जो गया आदि क्षेत्र है, जो पूर्ववर्ती जिले आते हैं, दक्षिणवर्ती जो जिले आते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में इनमें जो बड़ी बड़ी पठारों के बीच में जो आप गहराई देखने के लिए मिलेगा, उन गहराइयों में जो झारखंड के जो मुख्य नदी है, महानदी, दामोदर, सोन और स्वर्णरेखा नदी आपको बहते हुए दिखेगा। और ये पठार की जो औसतन ऊंचाई है वो 760 मीटर आपको देखने के लिए मिलेगा। और किंतु इसमें जो सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो क्या है, आपका परासरनाथ की चोटी जो 1365 मीटर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही इस पठार में चावल का उत्पादकता ज्यादा होगा, और खनिज पदार्थों के हिसाब से भी देखा जाए तो ये पठार क्या है, बहुत ही धनी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगला देख सकते हो क्या, अरावली की पहाड़ियां, जो कि आपके इसी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। तो यह पहाड़ी भाग मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। किधर है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह पहाड़ियां दिल्ली से उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में अहमदाबाद की ओर लगभग 850 किलोमीटर की लंबाई में क्या है, फैला हुआ है। तो पूछा जाता है कि अलावरी जो पर्वत है, अलावरी जो पर्वत है आपका, जो पर्वत श्रृंखला है वो कहां से कहां तक फैली है, तो दिल्ली से लेकर गुजरात, अहमदाबाद तक क्या फैली है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 850 किलोमीटर आपकी क्या है, लंबाई है। आगे देख सकते हो यह उत्तर पूर्व की ओर सक्रिय होकर टीले मात्र रह जाती है, और दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ियों के नाम पे से समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर आप देखोगे तो अगर ये अहमदाबाद, अगर आप उत्तर पूर्व की ओर जाओगे, उत्तर पूर्व की ओर यानी कि ये अगर आप इस साइड होते हुए आते हो, इस साइड होते हो, तो ये जो पहाड़ आपको दिखे मिलेगा टीले के समान छोटा दिखेगा। लेकिन आप जैसे आप इधर जाते हो, किधर, आप दिल्ली की तरफ जाते हो, तो आपको क्या मिलेगा, विशाल रूप से आपको एक पहाड़ जो है देखने के लिए मिलेगा। आगे देख सकते हो क्या है कि वैसे इनका विस्तार भूवैज्ञानिक दृष्टि पोटवार की उच्च भूमि तक है, और वैज्ञानिक से देखा जाए तो पोटवार तक इसको रखा गया है। अरावली पर्वत 340 से लेकर 920 मीटर तक क्या है, ऊंचा है। कितना, 340 से लेकर 920 मीटर तक क्या है, ऊंचा है। किंतु दक्षिण पश्चिम में जो आबू के निकट क्या है, आबू के निकट इसकी ऊंची चोटी जो है आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, गुरु शिखर देखने के लिए मिलेगा, जिसकी पूरी की पूरी जो हाइट है वो 1722 मीटर आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह छोटा नागपुर में कितना आप देखोगे 740 जो था वो आपका औसतन था, और सबसे बड़ा क्या था आपका परासरनाथ 1365 मीटर आपको देखने के लिए मिला। और वहीं अगर देखा जाए आपकी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी जो औसतन ऊंचाई है 340 से लेकर 920 मीटर है, और इस अरावली पर्वत श्रृंखला का तो सबसे ऊंची जो चोटी उसको क्या बोलेंगे, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की लंबाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है ना। यह हिमालय एवं नीलगिरी के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो आपकी गुरु शिखर है वो हिमालय और नीलगिरी के बीच की क्या है, सबसे ऊंची चोटी जो है मानी जाती है। आगे देख सकते हो आगे देख सकते हो क्या है आपका, आगे हम लोग जाते हैं। आगे देख सकते हो माय डियर फ्रेंड, आगे लिखा है ना, हेरोन का अनुमान है कि यह पर्वत धरातल पर संभवतः सबसे प्राचीन है जो आज भी वर्तमान है। तो कहा गया कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है, तो अरावली का पर्वत। तो अरावली पर्वत से जो है सबसे पुरानी श्रृंखला का अनुमान रखा जाता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि वह प्राचीन पर्वत किसी समय उत्तर में हिमालय से दक्षिण में
पटवार उच्च भूमि से लक्षद्वीप तक फैला था। यानी कि जो जो पूरा का पूरा विस्तारित देखोगे ये लक्षद्वीप तक क्या मिलेगा, हिमालय से लेकर लक्षद्वीप तक आपको फैला था। दक्षिण के पठार में उथल पुथल होने के कारण, है ना, कारण कालांतर में यानी कि उसी समय क्या हुआ, पर्वत जो है अक्षय एवं निमज्जन द्वारा विभिन्न छिन्न भिन्न होकर काफी नीचे हो गया। और उदयपुर के उत्तर पश्चिम में लगभग ये कितना मिलेगा, 1222 मीटर तक का आपको क्या मिलेगा, ऊंचा मिलेगा। ये पठार उदयपुर में, याद रखना है। तो ये आपका था। अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो अगला देख सकते हो जो हम लोग का भूभागीय पठार के बारे में पढ़ लिया। अब उत्तर पश्चिमी राजस्थान या थार के मरुस्थल के बारे में थोड़ा बात करते हैं, हम लोग डेजर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो देख सकते हो क्या कहा है, आगे देख क्या कहा है, देख सकते हो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग मुख्यतः शुष्क व रेतीला है। शुष्क व क्या है, रेतीला है। यही थार का मरुस्थल भारतीय मरुस्थल कहलाता है। यह प्राय 644 किलोमीटर लंबा और 360 किलोमीटर क्या है, पूरा का पूरा आपको चौड़ा देखने के लिए मिलेगा। यह रेत के टीलों की स्थिति वनों की दिशा में लंबवत पाई जाती है। और ये जो आपको दिखेगा पूरे के पूरे जो टीले देखेंगे वो आपको क्या मिलेंगे, रेत के हिसाब से और वनों के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो क्या कहा है, आगे देख सकते हो कि यद्यपि दक्षिणी भाग में जहां बहुत तेज आंधियां चलती है, कुछ ऐसे टीले भी हैं जो वायु प्रभाव के समानांतर हैं। और ये जो पूरा का पूरा देखोगे कुछ ऐसे जो टीले होते हैं वो वायु के दिशा में बदलते रहते हैं, है ना। वायु के इन टीलों का ढाल पर्वतों के रूप के और लंबा, सरल तथा लहरदार देखने के लिए मिलेगा। और जिस हिसाब से पहाड़ों का ढाल होता है उस हिसाब से इन बालू के टीलों का ढाल जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे देख सकते हो क्या है, इन टीलों की ऊंचाई कहीं कहीं 75 से लेकर 90 मीटर तक होती है। अधिकांश टीले 3 से 5 मीटर लंबे और 15 से लेकर 18 मीटर तक क्या मिलेगा आपको, ऊंचे दिखाई के मिलेगा। यानी कि सबसे हाईएस्ट जो टीले आपको देखने के लिए मिलेगा वो 15 से 75 से 90, और जो अधिकांशतः जो औसतन जो टीले होते हैं वो 3 से लेकर 5 मीटर तक लंबा, और कहीं कहीं जो मिलेगा वो 15 से लेकर 18 मीटर तक क्या क्या मिलेगा आपको, ऊंचा देखने के लिए मिलेगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यह प्रतिवर्ष बालू के यह टीले लगभग आधा किलोमीटर की गति से धीरे धीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिले की ओर क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो टीले हैं वो प्रतिवर्ष आधा किलोमीटर के हिसाब से ये मथुरा, उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है और आगरा जिले की ओर क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। अतः बालू के इस विध्वंसकारी प्रभाव को रोकने के लिए, देख सकते हो क्या है, रोकने के लिए भारत सरकार ने मरुस्थल की सीमा पर एक नहरी क्षेत्रों में विस्तृत पैमाने पर कृषि रोपण कार्य किया है। क्योंकि अगर आपको अगर मरुस्थलीय क्षेत्र बनने से रोकना होगा तो कृषि कार्य पे जोर देना पड़ेगा और वहां पे सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करना होगा, और यह कार्य जो है सरकार ने की है। अगर देख सकते हो कि आपका पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग का बात करेंगे तो राजस्थान के पूर्वी भाग में अरावली का एक छोटा भाग, बंधु की पहाड़ियां है, बंधु हिल्स के नाम से बोलेंगे इसको, है ना। एवं देख सकते हो ऊपरमाला क्या है, देख सकते हो ऊपरमाला एवं हाट तोली का घिसा हुआ पठार के नाम से क्या है, विस्तृत है। यानी कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या है, अरावली का एक छोटा सा जो भाग बिंदु है ना, इसको बिंदु हिल्स बोलते हैं। और एवं इसके इसी में देखो क्या मिलेगा, ऊपरमाला व हाट तोली क्या मिलेगा, पहाड़ी मिलेगा आपको देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हो क्या है ना। इसी भांति चित्तौड़ एवं जयपुर के निकट ऊंचे पहाड़ी भाग पाए जाते हैं, जहां की पश्चिमी मेवाड़ उच्च भूमि अधिक उबड़ खाबड़ एवं क्या मिलेगा आपको, विषम देखने के लिए मिलेगा, है ना। अनेक स्थानों पर स्थानीय पहाड़ियां 300 से लेकर 540 मीटर के मध्य ऊंची है एवं प्राय पूर्व व उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। आगे बात करेंगे, भीलवाड़ा जिले में ऊपरमाला का निम्न पठारी भाग विस्तृत आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। राजस्थान के दक्षिणी पूर्व भाग में चंबाल और उसकी सहायक नदियां देख सकते हो कि बनास, है ना, कोठोरी, खारी आदि क्या मिलेगा, बहती हुई आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे देख सकते हो यह प्रदेश, आगे देख सकते हो क्या लिखा है, यह प्रदेश प्राचीन चट्टानों का बने होते हैं, खनिज पदार्थों में धनी है। यहाँ पर अनेक अलोह धातुएं जैसे चांदी, जस्ता, सीसा, तांबा आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। उदयपुर जिले में देख सकते हो क्या है, जवरमाला एवं भीलवाड़ा में
अनुचा की खाने हैं और इनसे आपको क्या मिलेगा, चांदी और जस्ता के आपको देखने के लिए मिलेगा। अबरक और घिया पत्थर आपको जो है आपको वो देखने के लिए कहाँ मिलेगा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा जिले में आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैग्नीज और संगमरमर का बात करें, रंगीन पत्थर का बात करें, है ना, एस्ट्रोबोट्स का बात करें, तांबा, पन्ना आदि जो मिलेगा वो आपको उदयपुर और बाकी सब एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला देख सकते हो कि आपका सौराष्ट्र और कच्छ के रण का बात करेंगे तो थार के मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में के गिरनार स्थित है। और ये जो आपका सौराष्ट्र का बात करें या जो कच्छ के रण का बात करें, ये थार मरुस्थल के किधर जाएंगे, दक्षिण पश्चिमी भाग को जाएंगे तो वहां पे जो गिरनार जो एरिया है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। इसकी लहरदार धरती मध्य में प्राय 914 से लेकर 1220 मीटर क्या मिलेगा आपको, ऊंचा मिलेगा, है ना। सौराष्ट्र के उत्तर में कच्छ का उजड़ा रेतीला और पहाड़ी भाग आपको देखने के लिए मिलेगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून के लौटने के समय तक यह खारी कीचड़ से भरा रहता है। और ये जो पूरा का पूरा जो है जब तक मानसून नहीं लौटता इसमें पूरा का पूरा कीचड़ रहता है ना। खार दलदल से भरा हुआ इसका चौरस धरातल सूर्य की गर्मी पाकर सफेद नमक के कठोर तल का रूप धारण कर लेता है। और चूंकि इसमें खारा माने क्या बोलेंगे, समुद्र का पानी पाया जाता है और इतना नमकीन होता है कि जो जब तक इसमें क्या बोलते हैं मानसून लौटता नहीं है तब तक क्या होगा, ये पूरा का पूरा नमक का रूप ले लेता है। वर्षा के दूसरे देख सकते हो क्या है यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि वर्षा के दूसरे भाग में यह खारे जल में भर जाता है। यह 322 किलोमीटर लंबा और 161 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मैदान कच्छ का रण है। कच्छ का रण देख सकते हो कितना, इसकी जो लंबाई कितनी दी है तो लंबाई कितना है 322 और चौड़ा कितना है आपका तो 161 किलोमीटर क्या है आपको चौड़ा देखने के लिए मिलेगा। मध्यवर्ती सौराष्ट्र में गिरनार पहाड़ियों वाला एक दक्षिण पूर्वी तट संकरा है, किंतु क्या है यह पूरा का पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, उपजाऊ मिलेगा। ये तो बात करते हैं दक्कन के पठार का। तो मुख्य दक्कन का पठार, इसके अंतर्गत लावा का पठार कर्नाटक एवं तमिलनाडु का प्राचीनतम पठारी भाग पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आदि क्या है सम्मिलित किया जाता है। बात करेंगे लावा का पठार का तो यह तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, देख सकते हो क्षेत्रफल कितना है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक का अधिकांश भाग सम्मिलित है। इस पठार का निर्माण प्राचीन काल में धरातल पर लंबे भ्रंश पड़ जाने और ज्वालामुखी उद्गारों से हुआ है। चूंकि लावा पठार है तो इसका जो निर्माण हुआ है वो लावा से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हो क्या, मुख्य उद्रावों से निकलने लावा जमा होने से बना है, अतः इसे दक्कन का लावा पठार भी कहा जाता है। अब बात करेंगे मैसूर या कर्नाटक के पठार के बारे में बात करेंगे तो इस पठार की मूल चट्टानें बहुत ही कठोर और पुरानी है। इसमें कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये चट्टानें अग्नि अथवा रेवेदार हैं, जिनके मुख्य उदाहरण ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट्स मुख्य है ना। पठार की चट्टानें खनिज पदार्थों में क्या है बड़ी धनी आपको देखने के लिए मिलेगा। यह आगे देख सकते हो क्या है कि यह मध्य प्रदेश में मैग्नीज व बॉक्साइट, झारखंड में लोहा, कर्नाटक में मैग्नीज तथा सोना एवं अन्य क्षेत्रों में अबरक, है ना, क्या है मैनेसाइट, बॉक्साइट, लेटराइट आदि खनिज मिलते हैं। यह पठार में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका विस्तार कर्नाटक के पूर्व व मध्यवर्ती भारत, दक्षिण पश्चिम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में आपको इसका विस्तार जो है देखने के लिए मिलेगा। आगे देख सकते हो क्या है कि छत्तीसगढ़ का बात करेंगे तो क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ निम्न भूमि एवं क्या है गृहजात पहाड़ियां। तो यह विषम रचना वाला भूभाग छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण व दक्षिण पूर्व में एवं मैकाल से पूर्व में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका अधिकांश भाग दोहरी भौतिक रचना वाला है एवं यह मुख्यतः उड़ीसा के मध्य व पश्चिम भाग एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। इसका पश्चिमी निम्न भाग छत्तीसगढ़ के मध्य व पश्चिमी भाग एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। आगे देख सकते हो क्या है, इसका पश्चिमी निम्न भाग छत्तीसगढ़ का मैदान है, यह निम्न पठारी है। इसके दक्षिण पश्चिम में आपको क्या मिलेगा, दाऊकरण प्रदेश विस्तृत आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे आगे, अगला क्या है, अगला देख सकते हो अगला आपका क्या है, दंडकर्णीय पठारी प्रदेश। दंडकर्णीय का प्रदेश गठदार पहाड़ियां एवं बिखरे पठारों की भूमि है। यह मुख्यतः दक्षिणी छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम व दक्षिण पश्चिमी उड़ीसा में पूरा का पूरा आपको फैला हुआ है। इस धरातल प्रदेश की पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट विस्तृत है।
इसका धरातल पूर्व की ओर ऊंचा उठा होता है ना। सबरी नदी इसकी दक्षिणी भाग एवं इंद्रावती पश्चिमी भाग में बहती। गौर कीजिएगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको सबरी नदी मिलेगा उसको दक्षिण में बहता हुआ, और इंद्रावती नदी जो आपको पश्चिमी भाग में बहता हुआ मिलेगा। अतः यहाँ की ऊंचाई सबसे कम 300 मीटर है, जबकि बेलाडीला पहाड़ियाँ 1250 यानी कि 1250 मीटर एवं पूर्व में कोरापुट जिले की पहाड़ियाँ 900 से लेकर 1000 मीटर तक क्या मिलेगा आपको ऊंचा देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में, वेस्टर्न घाट, तो जिन्हें सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। महाराष्ट्र से लगकर दूर दक्षिण में कुमारी यानी कि कन्याकुमारी की बात कर रहा है ना, कन्याकुमारी अंतरिप तक यानी कि उसके अंदर तक है ना, लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में यह क्या है, पूरा का पूरा पश्चिमी घाट फैला है। यह घाट अरब सागर की ओर सीधे ढाल और पूरब की ओर धीमे ढाल वाले हैं। यानी कि अगर देखोगे तो ये जो हिंद महासागर की ओर इधर है, इधर आपको गहरा ढाल और पूरब की ओर आपको क्या मिलेगा, धीमा ढाल देखने के लिए मिलेगा। सागर की ओर से खड़ी दीवार जैसा तेज ढाल इस बात का प्रमाण करता है कि यहाँ कभी ऐसा निजमन एवं बृहद भ्रंश हुआ होगा जो भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी विस्तार अलग होकर अरब सागर में क्या गया होगा, डूब गया होगा। और अगर आप देखोगे पूरा का पूरा जिसका ढाल है, इससे यह पता चलता होगा कि कोई एक जो भाग होगा वो क्या होगा, डूब गया होगा, आपको अरब सागर में जाकर क्या गया होगा, डूब गया होगा। आगे देख सकते हो क्या लिखा है कि सामान्यतः ये घाट 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है, किंतु दक्षिण की ओर ये 65 से लेकर 80 किलोमीटर तक क्या होगा, चौड़ा होगा। यह घाट उत्तर दक्षिण दिशा में समुद्री तट में समांतर और लगातार फैली है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 1066 से 1200 मीटर है। इन घाटों पर लावा की तहें भी उत्तर में कहीं कहीं पाई जाती हैं, जिसके अपक्षय की क्रियाओं द्वारा घाटों की आकृति सीढ़ीदार बन गई। और कहीं ना कहीं देखोगे लावाएं पाई जाती हैं, जो पूरी की पूरी जो लावाएं बही हैं, तो कहीं ना कहीं उन लावों के बहने के कारण क्या मिलेगा, जो घाट वो सीढ़ीदार आपको देखने के लिए मिलेगा। इन घाटों के कुछ स्थानों पर पार किए जा सकते हैं और कुछ स्थानों जो है वो उसको आपको क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। आगे पश्चिमी घाट समुद्र के बहुत निकट है, यह चट्टानों के भीतर तक पहुंच गई है ना, इसीलिए तटीय भागों में नावों चलाना सुरक्षित नहीं है। पश्चिमी घाट से पूर्वी की ओर बहने वाली नदियों का मार्ग लंबा होता है। याद कीजिएगा, पश्चिमी घाट से अगर पूरब की ओर कोई नदी बह रहा है तो उसका मार्ग क्या होगा, लंबा होगा। अतः उनके निचले भाग में अधिक चौड़ी घाटियां तथा अनेक मुहाने के पास बड़े बड़े डेल्टा बने गए होंगे। इन नदियों की घाटी कई जलप्रपात क्या जाते हैं, बनाते हैं, कई जलप्रपात का क्या करते हैं, निर्माण करती है। अब बात करेंगे पूर्वी घाट का, तो पूर्वी घाट के बारे में क्या लिखा है, तो पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पश्चिमी दिशा में अगर 1800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, तो ये जो घाट होगा आपका उड़ीसा में 200 किलोमीटर और दक्षिण में क्या कितना मिलेगा, 100 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, आपको चौड़ा मिलेगा। याद कीजिएगा, जो पूर्वी घाट है वो उड़ीसा में 200 किलोमीटर का चौड़ा और दक्षिण में आपको नीचे जाओगे तो 100 किलोमीटर तक का चौड़ा मिलेगा। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यह पश्चिमी घाट की तुलना में ना तो अधिक ऊंचा है और ना श्रृंखलाबद्ध है, और ना ही इसमें क्या मिलेगा, आपको श्रृंखला देखने के लिए मिलेगा, है ना। इन घाटों के अंतर्गत उड़ीसा और उत्तरी सरकार के पूर्वी घाट है ना, नेलबम्मलाई है ना, पालकोंदा, जावड़ी है ना, शिवराय एवं तथा अन्य पहाड़ियां आती हैं। इनकी सबसे ऊंची जो पहाड़ी वो क्या है, आपका महेंद्रगिरी या आपको प्रासनाथ, ठीक है। तो महेंद्रगिरी और प्रासनाथ का बात किया जाए तो लगभग देखोगे तो 1500 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे आगे, देख सकते हो अगला आपका क्या है, अगला आपका क्या है, देख सकते हो अगला आपका है पूर्वी घाट का उत्तरी भाग। तो फुल बनी एलूर के समीप तक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये पूरा का पूरा क्षेत्र, है ना। उत्तर में यह अधिक चौड़ा है। इस चौड़ी से लंगुलिया है ना, नागबली, बमसधार नदियां पूर्व की ओर तथा मच्छकुंड और सबेरी इंद्रावती सिलेरू पश्चिम की ओर निकलकर बहती है। तो आप देखोगे कि पूर्व की ओर जो बहने वाली नदी आपको क्या मिलेगा, है ना, जैसे तो
लंगुली है ना, नागबली और बामसधारी नदी आपको पूरब की ओर बहने के लिए मिलेगा। और ये पश्चिम की ओर बात किया जाए तो मच्छकुंड और सबेरी, इंद्रवती और सेमुरु का इसका पश्चिम की ओर आपको बहते हुए दिखेगी, है ना। गोदावरी नदी भी इसी भाग को काटकर बंगाल की खाड़ी में आपको गिरती है, और यही वाला भाग को गोदावरी नदी काटती है और क्या करती है, पश्चिम बंगाल में आपको जाके बंगाल खाड़ी मिलती है। बात करेंगे पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग, तो बहुत ही छोटा, कटा फटा तथा कम ऊंचा है ना। इसी भाग में नल्लास मलाई श्रेणी लगभग 430 किलोमीटर लंबा है और 30 किलोमीटर क्या है चौड़ा है, और 1100 किलोमीटर क्या आपको मिलेगा, ऊंचा मिलेगा। इसका दक्षिणी भाग में पालकोंडा श्रेणी फैला है, जिसमें क्वार्टजाइट और एस्लेट सेल मिलती है ना। इसी के पश्चिम भाग में सेचालमन श्रेणी है। इन श्रेणियों के बीच में नंदलाई घाटी मिलेगा, और दक्षिणी भाग में कावेरी नदी इसे काटकर बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या करती है, गिर जाती है। कावेरी नदी का क्या है, देख सकते हो क्या है कि कावेरी का दक्षिणी भाग कुछ ऊंचा है। यह गिरिरंजन श्रेणी है ना। यहाँ का सर्वोच्च भाग क्या है, देख सकते हो क्या है, कोडाई कनाल पहाड़ी जिसको बोलेंगे मधुरी निकट है, और सबसे कितना है आपका 1355 मीटर आपको ऊंचा मिलेगा। कावेरी और पन्नार नदियों के बीच क्या है, मलयगिरी और नल्लामाला और वेलिकोंडा श्रेणी आपको देखने के लिए मिलेगा। किसके बीच में, कावेरी और पन्ना के बीच में। बात करेंगे आगे, तो आगे देख सकते हो क्या है ना। इसी भाग में नीलगिरी के पूर्व की ओर तमिलनाडु की उच्च भूमि है, जिसमें शिवराय है ना, कोलाई मलाई, पछा मलाई, गोंदू मलाई, गजब गजब नाम है यार, गोंदू मलाई और जावदी श्रेणी मिलती है। यह श्रेणियाँ काफ़ी छिन्न भिन्न हो चुकी है। पलवार, पन्नर और बगई इसी भाग में होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। सुदूर दक्षिण में तिरुनवेली के दक्षिण भाग में एक एवं कन्याकुमारी के बीच में जहाँ की दो नदियाँ मिलती हैं, यह लगभग कितना है, तो 1950 से लेकर 1920 मीटर तक क्या मिलेगा आपको, ऊंचा देखने के लिए मिलेगा। तो ये तरह आपका क्वेश्चन का जिसका हम लोग ने आंसर किया। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि भारत की मिट्टी के प्रकार और उनके वितरण की विशेषताओं के बारे में क्या करना है, आपको विवेचना करना है। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके क्वेश्चन के रिलेटेड ये जो सारे वीडियो हैं वो आपको क्या हो सके, आसानी से आपको क्या हो सके, मिल सके माय डियर फ्रेंड। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।